मैं ख्वाजा सिरा थी, ये राज कोई नहीं जानता था। मैं बहुत खूबसूरत थी, इसलिए बहुत से लड़के मुझसे शादी करना चाहते थे, पर मैंने सबको टाल दिया था। जब मुझे अस्पताल में नौकरी मिल गई, वहाँ बड़े डॉक्टर्स भी होते थे। एक दिन एक बड़े डॉक्टर मेरे पास आए और बोले, मुझसे 2 दिन के लिए शादी का नाटक कर लो, बदले में जो मांगोगी मिलेगा। मैं मान गई, लेकिन क्यामत टूट पड़ी जब मुझसे निकाह करके वो मुझे अस्पताल के कमरे में लेके, जहाँ 11 डॉक्टर्स थे जो मुझे, मेरा नाम रबिया है और मेरा ताल्लुक मिडिल क्लास घराने से है। मैं अम्मा और भाई के साथ मुल्तान में रहती हूँ। इस शहर में ही मेरी पैदाइश हुई, इसलिए मेरा इस शहर से बहुत पक्का ताल्लुक है। मेरे अब्बा निश्तर अस्पताल में माली हैं, अम्मा घर के काम काज में मसरूफ रहती हैं। मेरे दादा ने भी शहर में रहकर छोटी मोटी नौकरियां करके अब्बा और 3 फुफ्फो को पाला था। अब्बा का मिजाज नरम है, इसके बरअक्स मेरी अम्मा झगड़ालू तबीयत की मालिक हैं। वो हर वक्त किसी बात को मौजू बनाकर जबान चलाती रहती हैं। इनके तेज मिजाज की वजह से बहुत कम ही किसी से इनकी बनत आती हैं। फुफ्फो भी कम ही आती थी। वो तीनों नरम मिजाज खातून थी। मेरी पैदाइश पर अम्मा का बुरा सा मुंह बना रहा। अब्बा को बहुत खुशी हुई, लेकिन अम्मा के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। फुफ्फो कहती, मुबारक को रहमत हुई है, तो अम्मा ने कहा, बोझ पड़ गया है। मेरा रंग सफेद था, मैं इतनी पुरकशिश थी। मुझसे बड़ा भाई जो अम्मा के आंख का तारा था, वो कोई भी गलत काम कर ले, अम्मा की सपोर्ट उससे हर वक्त रहती थी। अम्मा उसके खिलाफ किसी से कोई बात नहीं सुनती थी। लोग कभी शिकायत लाते तो उल्टा अम्मा उसे सुनाकर भेज देती थी। इन्हीं बातों ने भाई को बिगाड़ दिया था। वो अम्मा की तो कोई बात नहीं सुनता था। अगर अब्बा कुछ बोलते तो अम्मा उसकी तरफदारी में शुरू हो जाती कि तुम्हें तो दूसरों के बच्चे ही प्यारे लगते हैं, अपने बेटे में सारे ऐब नजर आते हैं। मेरा बड़ा भाई गुस्से का तेज गरम दिमाग इंसान था, इससे काम एक भी नहीं होता। बाकी लेक्चर कहीं भी देना हो तो हमेशा तैयार रहता है। इसका कहना है कि गरीब घर में पैदा होना एक ऐब है। वो अब्बा को कहता, अगर आपने कमाया होता तो आज हम अमीर होते। मैं भी कह सकता कि मेरे बाप का बिजनेस है। अब्बा सर झटक देते। उसे समझाने या नसीहत करने का कोई फायदा जो नहीं था। मैं इनको बहुत प्यारी थी। वो कहते, अपनी बहन से कुछ सीखा करो, मेरे नए नक्श बहुत खूबसूरत थे। इसी वजह से भाई कहता है, इसे बाहर नहीं भेजना चाहिए, बाहर जाकर ये बिगड़ जाएगी। अम्मा ने भी इसकी हाँ में हाँ मिलाई। अब्बा कहते, ये मेरी बेटी है, मैं कमा कर खिलाता हूँ। जब तुम लोग खिलाओगे तब बेशक अपनी मर्जी के फैसले कर लेना। मैं जितना शुक्र अदा करती अपने रब का कम था, जिसने मुझे इतना अच्छा बाप दिया था, जो हमेशा मेरे हक में खड़ा रहता था। वो मेरे लिए बोलता था, जो मुझसे मोहब्बत करता था। जब घर को एक नजर देखती कि यहाँ तो किसी को मेरी जरूरत ही नहीं, फिर क्यों अल्लाह ने मुझे यहाँ पैदा किया, तो सिर्फ अपने बाप की शख्सियत को देख लेती। हाँ, वो हैं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। अब्बा ने कहा, फैसला भी मेरी मर्जी से होगा, उसका क्या करना है और क्या नहीं करना है। हम एक पुरानी कॉलोनी में रहते थे, या शादी से पहले के घर थे जिनकी हालत खस्ता हो चुकी थी। हम एक बिल्डिंग में रह रहे थे, इसमें 2 कमरे और 2 पुराने सोफे जितनी इजाफी जगह थी। ये बिल्डिंग बहुत पुरानी थी। जिस फ्लैट में हम रह रहे थे, यहाँ कुछ साल पहले सफेद रंग करवाया था, जब पीला हो चुका था। अब ये किचन, जहाँ एक वक्त सिर्फ एक आदमी खड़ा हो सकता था, स्टील के बर्तन सेट थे। कभी गलती से महीने में कोई मेहमान आ जाता तो तंगी हो जाती थी। यहाँ फ्लैट में मेरी एक दोस्त थी, वो मेरे घर के माहौल की वजह से बहुत कम आती थी। जब अब्बा घर हो, उनकी इजाजत लेकर मैं पार्क चली जाती, जहाँ हम मिल लेते थे। मेरे ददियाल में सिर्फ 3 फुफ्फो ही थी, जिनकी शादी हो चुकी थी और वो अपने अपने घरों में खुश थी। वो अब्बा की तरह नरम मिजाज इंसान थी। जबकि ननिहाल में एक मामू थे जो बिल्कुल अम्मा की कॉपी थे। जब बातें तो कहती, इसको पढ़ाने की भला क्या जरूरत है, इसको घर के कामों में लगाया करो। भाई की इनसे बहुत बनती थी। वो जो कहते, अम्मा और भाई पत्थर पर लकीर मार लेते। इनका काम लोगों के घरों में टांग अड़ाने का था। जब आते तो अम्मा को इतनी पट्टियां पढ़ा जाते। मेरे मामू की बेटी भी ऐसी थी, जो मेरी होने वाली भाभी थी। मैं यहाँ घर के पास एक स्कूल में पढ़ती थी, जबकि घर से स्कूल और स्कूल से घर आने के अलावा अम्मा मुझे कहीं जाने ना देती थी। छोटी उम्र से ही मुझे घर के काम काज करने की आदत थी। मुझे लगता नहीं था कि मेरी असल माँ है। एक असल माँ इतना जुल्म कर सकती है, एक बेटे को इतनी मोहब्बत दे और दूसरी की थकन और पढ़ाई की परवाह किए बगैर हाथ में झाड़ू पोंछा पकड़ा दे कि काम करो। अब्बा कहते कि तुम काम किया करो, बेटी अभी छोटी है। तो अम्मा कहती, मुझसे नहीं काम होते। अगर आपने अपनी मर्जी चलाकर इसे पढ़ाया है तो इसको मेरी मर्जी के मुताबिक भी काम करना चाहिए। मैं 9वीं जमात में होगी, जैसे तैसे अब तो आदत ही हो गई थी। अम्मा की बातें सुनकर काम करने लगी, लेकिन इस दौरान मुझ में अजीब तब्दीलियां आई थी। मैंने घर में किसी को नहीं बताया, लेकिन एक दिन मुझ पर इंकशाफ हुआ कि मैं ख्वाजा सिरा हूँ। मेरी आवाज नहीं बदली थी और मैं खूबसूरत थी, जिसकी वजह से किसी को शक नहीं हुआ। मैंने घर में भी किसी को नहीं बताया। मुझे अपने भाई की तबीयत का अच्छे से इल्म था। उसने या तो मुझे घर से निकाल कर बाहर फेंक देना
देना था या फिर मार देना था। क्या पता अब्बा भी इसके बाद मुझसे प्यार ना करते और जो दोस्त थी उसने भी दोस्ती खत्म कर लेनी थी। मेरी पढ़ाई तो यहीं रुक जानी थी। मैं कैसे किसी का सामना करती, सब ने मेरा मजाक बनाना था। मुझ में हिम्मत ही नहीं थी। अगर मैं किसी ख्वाजा सिरा के हवाले कर दी चाहती तो मुझे नचवाते। मैं नाच गाना नहीं करना चाहती थी, मुझे पढ़ना था, नौकरी करनी थी। मैं चुप करके पढ़ने लगी। मामू ने घर में अम्मा से भाई की शादी की बात की। अब्बा कहते अभी कुछ कमाता नहीं है, मुझ पर बोझ है, कैसे इसकी शादी करूं। अम्मा कहती मेरे भाई की बेटी क्या बैठी रहेगी। मैंने शादी के लिए हाँ ना की तो भाई कहीं और कर देगा, फिर पलट कर बात भी नहीं करेगा। अब्बा कहता अगर इतनी भाई की परवाह है तो इसकी बेटी की जिंदगी तबाह ना करो। अम्मा कहते इससे जिंदगी कैसे तबाह होगी, आपने मेरे बेटे को समझा क्या हुआ है। जब वो घर आएगी ना तो देखना इससे मोहब्बत करता है, इसकी बात मानकर कमाने भी लग जाएगा। अब्बा कहते ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं नहीं खिला सकता, ना मेरे पास शादी पर खर्च करने को पैसे हैं। अम्मा ने मुंह बनाकर कहा आपके पास पैसे होते ही कब है, मेरा भाई खुद ही कर लेगा। अब्बा तंसिया हंसे और कहा अभी मजीद जंगे होना बाकी हैं। अब्बा के खानदान वालों को शादी पर ना बुलाने का ऐलान किया गया। अब्बा और अम्मा की सही जंग लड़ी। भाई ने भी अब्बा से बदतमीजी की कि खर्चा इनका मामू कर रहा है तो अपनी मर्जी से बुलाएंगे। अब्बा ने कहा अगर मेरी बहनें शामिल ना हुई तो मैं भी शामिल नहीं होगा। अम्मा तो चुप हो गई। मुझे भी एक जोड़ा ले दिया। भाई की शादी की वजह से इनका मूड बहुत अच्छा हुआ था। वो हर काम खुशी से कर रही थी, कोई मुझे ताना नहीं दे रही थी। भाई भी आजकल घर आकर लड़ाई कम ही करता था, वरना जब आता तो अजीब अजीब से सवाल करता कि लड़कों से तो नहीं मिलती। जाते जाते हमेशा कुछ ना कुछ कहता। मैं बहुत दिल बराजता हुई कि मेरा भाई मुझसे ऐसी बातें करता है। खुद वो रोज मामू की बेटी से लगा होता है, जिसका अम्मा को भी इल्म था, वो भी तो किसी की बेटी थी। घर में जैसे शादी की तैयारी हुई तो सादगी से निकाह पढ़ा कर ले आए। खैर मामू और भाई हर वक्त पर्दे चादर शराफत का दर्स देते थे और इन दोनों में से एक भी नमाज पढ़ने नहीं चाहता था। घर में मैं और अबू नमाज पढ़ते थे। जैसे भाभी आई, भाभी और भाई की एक ही रूटीन थी। 12 बजे उठते, स्कूल से आकर नाश्ता बनाकर देती। अबू ने कहा भी खुद भी कुछ अपने और शौहर के लिए बना लिया करो, मेरी बेटी तुम दोनों की नौकरानी नहीं है। इस बात पर भाभी भड़क उठी कि अगर 2 दिन काम कर लेगी तो क्या होगा, अभी मेरी शादी को वक्त ही कितना हुआ है। अम्मी ने भी इनकी हाँ में हाँ मिलाई। अब्बा मेरी वजह से बहुत परेशान रहते, कहते मुझे फिक्र रहती है मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या बनेगा। मैंने कहा अब्बा मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, तो वो हंस देते, कहते मौत पूछ कर थोड़ा आती है। मेरी दोस्त कहती तुम्हारी भाभी चालाक है, बच कर रहा करो। मैं अपनी दोस्त को क्या बताती कि मैं अपनी भाभी को एक आंख नहीं भाती। वो समझती कि मैं घर वालों को उनकी शिकायत लगाती हूँ। अम्मा मुझे फूफो के घर भी जाने नहीं देती थी। फूफो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, इनकी बेटियों से मेरी बहुत बनती थी। मैं इन्हीं उलझनों में अपनी हकीकत भी भूली नहीं थी। मैं एक आम लड़की नहीं हूँ। ये बात अक्सर मुझे रात को भी डराती थी कि हकीकत खुलकर घर वालों के सामने आ गई तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। मैं कहती अल्लाह इस राज पर पर्दा ही रखना, वरना तेरे लोग मुझे जीने नहीं देंगे। एक हफ्ता मजीद गुजरा तो एक दिन भाई भाभी को अब्बा कहते अब खैर से बीवी वाले हो गए हो तो नौकरी शुरू कर दो। मेरा भाई कहता मुझे कोई मसला नहीं है नौकरी में, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। भाभी ने भी इनकी हाँ में हाँ मिलाई। अब्बा कहते मेरे पास इतने पैसे नहीं, जितने थे वो घर की शादी में लगा दिए। भाभी गुस्से से बोली शादी की तैयारी में घर में रंग व रोगन के सिवा क्या किया है। अबू कहते जो भी हो मैं मोटरसाइकिल लेकर बिल्कुल नहीं दूंगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। भाई कहते ठीक है फिर मैं अपनी नौकरी नहीं करूंगा। अब्बू कहते अगर नौकरी नहीं करनी तो घर से निकल जाओ। अम्मा कहती है ऐसे कैसे, जवान बेटे को निकाल रहे हैं। अब्बा कहते मुझे ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था। अब्बा का बीपी भी शूट कर गया, बड़ी मुश्किल से दवाई लेकर आराम आया। मैंने भाई को कहा कि अगर अब्बू कह रहे हैं तो आप छोटा मोटा काम देख लें। वो मुझ पर ही चढ़ दौड़े, वो अपनी जिद पर कायम थे। भाभी भी अब अब्बा को बुरा भला कहती थी, जो मुझे जरा पसंद नहीं था। मैंने तो कभी मामू को कुछ नहीं कहा, हालांकि मिर्च मसाले लगाने का काम वो करते थे। अभी भी रोकने के बजाय समझाने के बजाय बढ़ावा दे रहे थे। अब्बा ने काफी महीने भाई की बात ना मानी, लेकिन थक हार कर बाइक ले दी कि किस्त इससे सूरत भरूंगा जब तुम काम पर जाकर मेरे हाथ पर कमाई रखोगे। मैं कॉलेज में होने वाले एग्जाम्स की तैयारियों में थी। अब्बा ने कहा जितना पढ़ना है पढ़ लो। भाभी ने कहा कोई आशिक तो नहीं है जिसके बहाने तू जाना चाहती है और नाम पढ़ाई का ले रही है। भाई कहते ऐसा काम हुआ तो तुझे वहीं पे मार दूंगा। मेरे मामू अपने आवारा बेटे
के लिए मेरा रिश्ता ले आए। मैं खौफजदा हो गई कि अगर किसी को पता चल गया और शादी कर ली तो मेरा राज खुल जाएगा। लेकिन शुक्र था कि अब्बा ने कहा कि मैंने अपनी बेटी की शादी अभी नहीं करनी। इस पर अम्मा और भाई समेत भाभी को तैश तो बड़ा आया, लेकिन अभी अब्बा कमाते थे, इनके फैसले माना इनकी मजबूरी थी। भाई भी ना जाने कहाँ जाता, लेकिन चंद पैसे लाकर बीवी का खर्चा निकाल लेता था। अब्बा भी कुछ आरामदा हो गए थे। अब्बा का कमाना जारी रहा। मुझे किसी चीज का डर नहीं था सिवाय अपने अब्बा के सामने सच खुल जाने के अलावा। शुक्र था मेरे रिश्ते आने बंद हो गए थे। मैं आराम से पढ़ रही थी। जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ 3 साल में भाभी अब उम्मीद से हुई थी। भाई का वही काम था, कभी काम पर लग जाता तो कभी छोड़कर महीनों महीनों घर बैठा रहता। अब्बा को सर्दी गर्मी की परवाह किए बगैर काम करना पड़ता था। मैं दुआ करती कि मैं इस काबिल बन जाऊं कि इनकी मदद कर सकूं, लेकिन शायद वो घड़ी जिंदगी में आनी बाकी थी। मैं नर्सिंग का कोर्स कर रही थी। जिसका डर था वही हुआ। अब्बा ने मेरा रिश्ता फूफो के बेटे के साथ तय कर दिया। भाभी कहती मेरे भाई के साथ नहीं किया और आपने वहां कर दिया। मैं अगर लड़की होती तो खुश भी होती। मैं रोती कि अल्लाह ने मुझे क्यों हिजड़ा बनाया है जिसका कोई हमदर्द नहीं। मेरी फूफो का बेटा पढ़ा लिखा था, वो अच्छी नौकरी करता था, हर लिहाज से परफेक्ट था। मेरे बाप ने फट से हाँ कर दी। मैं कुछ नहीं बोल सकी। मेरा रिश्ता होते ही भाभी ने भाई के कान भरे, जरूर इससे बात होती होगी तभी रिश्ता आया है। भाई मुझे मारने लगा। अगर अब्बा ना होते मुझे जान से मार देता। 2 साल पलक झपकाते ही गुजर गए। मैंने अस्पताल में नौकरी शुरू की ही वही अब्बा ने मेरी शादी का दिन भी फिक्स कर दिया। मैं बहुत खुशी खुशी घर से निकली, लेकिन रास्ते में मेरे अब्बा का एक्सीडेंट हो गया। वो वहीं पे मर गए। इनकी डेड बॉडी घर आई। मुझे यकीन न आया कि मुझसे प्यार करने वाला वाहिद सहारा मुझसे छीन गया। अब्बा की मौत का सबसे ज्यादा घर में मुझे ही दुख था। बाकी सब तो खेल तमाशा देख रहे थे। भाई के ऊपर जिम्मेदारियां आ रही थी जिससे वो हमेशा की तरह भाग गया था। मेरे मंगेतर ने ये सारे इंतजामात देखे। वो भी मुझे पसंद करता था। मैं भी उससे शादी कर लेती अगर मैं लड़की होती, लेकिन मुझे पता था कि अब्बा के चाहते ही वो लोग ये रिश्ता तोड़ देंगे और यही हुआ। अब्बा का भी 40वां भी नहीं हुआ था कि भाई ने रिश्ते से इनकार कर दिया। मैं तो इस गम से अभी तक बाहर नहीं निकली थी। देर रात इनका चेहरा मेरी आंखों के सामने आता रहता था। फूफो ने बहुत मिन्नतें तरले किए, लेकिन इन्होंने नहीं सुनी। घर में हालात फाकों पर आ गए थे। भाई को फर्क ना पड़ता था। मैंने अस्पताल की नौकरी जारी रखी। भाभी भी बहुत शीरी लहजे में बात करती थी ताकि रकम लाकर इनको दूं। कहती मैं माँ बनने वाली हूँ, 100 चीजें होती हैं, लेकिन मजाल है जो तुम्हारा भाई 1 रुपया मुझे दे। मैं इनकी सारी चालाकी समझती थी कि अगर इनकी खुद की मजबूरी होती तो शायद वो मुझे बदचलन कहती। नौकरी करने पर फतवा लगा देती। जिस अस्पताल में मैं नौकरी शुरू करती यहाँ बहुत से मर्दों की आंखों में सपने लिए पसंदीदगी देखती थी। जो भी मुझे देखता पहली नजर में पसंद कर लेता, लेकिन मैंने किसी से आज तक दोस्ती ना की थी। कभी झूठ बोलकर पैसे गिफ्ट नहीं बटोरे थे, वरना मैंने ऐसे कई लोगों को करते देखा था जो वक्त की जरूरत के लिए इस्तेमाल करके फेंक देते थे। जहाँ जिस बात की कोई कदर नहीं होती, जहाँ आपका वजूद कोई अहमियत नहीं रखता। अस्पताल में काम करते इतने दिन गुजर गए थे। मैं ख्वाजा सिरा थी, ये राज कोई नहीं जानता था। मैंने किसी को पता नहीं चलने दिया। डॉक्टर के पास भी नहीं जाती थी। अगर इसने किसी को बता दिया तो मेरा क्या होगा। मैं बहुत खूबसूरत थी, इसलिए बहुत से लड़के मुझसे शादी करना चाहते थे, पर मैंने सबको टाल दिया था। मैं भला कैसे शादी कर सकती थी कि रातों रात इन सब ने मुझे तलाक देकर मुआशरे में बदनाम कर देना था। जब मुझे अस्पताल में नौकरी मिल गई, वहाँ बड़े डॉक्टर्स भी होते थे जो बहुत अजीब नजरों से घूरते थे, जैसे हवस टपक रही हो। मैंने बहुत बार इग्नोर किया। इनकी आंखों के पैगाम को मैं अच्छे से समझती रही। एक दिन एक बड़े डॉक्टर मेरे पास आए और बोले मुझसे 2 दिन के लिए शादी का नाटक कर लो, बदले में जो मांगोगी मिलेगा। मैंने सोचा इतने बड़े डॉक्टर हैं, इनसे अच्छे खासे पैसे मांगूंगी, फिर तलाक हो जानी है। वैसे भी कौन सा मियाँ बीवी वाला ताल्लुक रखना है। जो कुछ बुरा होगा हो जाएगा। मैं मान गई, लेकिन शर्त रखी कि मेरे घर रिश्ता लेकर आना पड़ेगा। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने हाँ कर दी। घर आकर बताया तो अलग तमाशा लगा। भाभी ऐसे देख रही थी जैसे मुझे कच्चा चबा जाएंगी। अम्मा कहती यही सब करने तो वहां जाती है। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैं आप लोगों का भला सोच रही हूँ। भाभी कहती मेरी इस हालत में तुम भी चली जाओगी तो क्या होगा। भाई कहता मैं इसे मार दूंगा। भाभी कहती होश पकड़ो, जो भी है वो अमीर है। मैंने कहा आप मुझे शादी की इजाजत दे दें, आपको महीने के पैसे मिलते रहेंगे। भाई भी मान गया। इस डॉक्टर को घर ले आया और निकाह कर लिया। ये सब बहुत जल्दी में हुआ, लेकिन मैं बेफिक्र थी कि इसने कौन सी असली वाली बीवी मान लेना है। निकाह भी अस्पताल में हुआ। मुझ पर क़यामत तब टूट पड़ी जब मुझसे निकाह करके वो मुझे अस्पताल लेकर एक कमरे में ले गए और कहने लगे कि तुम आराम करो, लेकिन अंदर की हालत
हालत देखकर मेरी जान निकल गई। जहाँ 11 डॉक्टर्स थे जो मुझे ही देख रहे थे। मैंने कहा, ये सब यहाँ क्यों है? तो सब हंसने लगे। मुझे कुछ गलत होने का खतरा महसूस हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता था? कमरा भी बंद था, भाग भी नहीं सकती थी। किस्मत शुरू से ही खराब थी। डॉक्टर्स कहते, हमें पता है तुम लड़की नहीं हो। मैं इनकी बात सुनकर लड़खड़ाने लगी और सोच में पड़ गई। ये बात तो मैंने राज रखी थी। मैं खौफजदा नजरों से इन्हें देखने लगी। मैं ख्वाजा सिरा हूँ, इसका तो मैंने अपनी माँ को भी नहीं पता लगने दिया था। मैंने कहा, आपको कैसे पता मैं ख्वाजा सिरा हूँ? कहते हैं, हम डॉक्टर्स होने के साथ साथ गैंग भी चलाते हैं। किसी की कमजोरी तलाश करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। मैं चुप कर गई। यकीनन इन्होंने मेरी ब्लड से या किसी हरकत से शक लगाया होगा। शायद कुछ रिपोर्ट मेरे इल्म के बगैर की हो। मेरा दिमाग तो घूम रहा था। आगे कुआं पीछे खाई। मैं कहाँ जा सकती थी? घबराओ नहीं, हम तुम्हारा राज नहीं खोलेंगे। मैंने कहा, आपको मुझसे क्या चाहिए? ऐसे ही तो राज नहीं रख सकते। मैंने उस लम्हे पर अफसोस किया जब मैं लालच में आकर निकाह कर बैठी थी। ठीक कहते हैं, लालच बुरी बला है। कहते हैं, तुम्हें हम इंजेक्शन देंगे, वो तुम मरीजों को लगाओगी। इस अस्पताल में किसी को खबर ना हो, लेकिन तुमने इन्हें मजीद बीमार करना है। मुझे ये सब बहुत गलत लगा। कैसे मैं किसी की जानों के साथ खेल सकती थी? मैंने कहा, मैं ये नहीं कर सकती। तो वो कहने लगे, ठीक है, हम तुम्हारे भाई को बता देते हैं कि तुम लड़की नहीं ख्वाजा सिरा हो। फिर देख लेना क्या होता है। वो तुम्हें घर से निकाल देगा और क्या पता जान से ही मार दे। क्या मुंह दिखाओगी माशरे को? नौकरी से भी निकाली जाओगी और बदनाम हो जाओगी। मैं खामोश होगी। दिमाग में एक प्लान बनाया जिस पर अमल पैरा होना था। फिलहाल मैंने सबके सामने हाँ कर दी। कहते हैं, अक्लमंद हो, लेकिन होशियारी नहीं करनी। मैं फिर घर आ गई। भाभी कहती, शौहर के घर क्यों नहीं गई? मैंने झूठ बोल दिया कि वो ड्यूटी पे हैं और मैं अकेले घर क्या करती। वो भी चुप हो गई। मैंने कुछ पैसे भाभी का मुंह बंद करने के लिए थमा दिए तो उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। मुझे जैसे भी करके रात को यहाँ से भागना था। मैं लोगों की जाने नहीं ले सकती थी। इसमें तो इन्हीं का फायदा था, लेकिन मैं क्यों किसी की जान लूं? मैंने इरादा कर लिया था कि मैं शहर छोड़कर भाग जाऊंगी। इतने पैसे मेरे पास थे कि कहीं जाकर हफ्ता एक गुजार बसर कर लूंगी। कहीं नौकरी ढूंढ लेती, लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहना था। रात होती ही मुझे यकीन था कि सब सो रहे हैं। भाई और भाभी की नींद ऐसे ही पक्की थी, लेकिन मैंने एहतियातन सबको नींद वाली गोलियां देकर सुला दिया और रात को भाग गई। भागती भागती मुझे नहीं पता चला कि मुझे किस शहर जाना है। बस स्टैंड पर पहली गाड़ी रावलपिंडी की थी। मैं उस पर बैठ गई। किसी अनजान शहर में भी खौफ था, लेकिन मैं अपने ज़मीर की अदालत में नहीं खड़ी हो सकती थी। रावलपिंडी उतरते ही मैंने नाश्ता किया और निकल पड़ी किसी नौकरी की तलाश में। जब मुझे लगा कि नौकरी मिलना मुश्किल है, अब तक घर भी पता लग चुका होगा कि मैं भाग गई हूँ। नाम नेहाद शौहर ने न जाने से कौन से झूठ बोले होंगे। अम्मा और भाभी ने पता नहीं कितनी गालियां दी होंगी, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। कहते हैं, आप अच्छे काम के लिए निकलते हैं, अल्लाह वसीला बना देता है। अल्लाह अपने अच्छे बंदों को भेज देता है। मैंने एक बुजुर्ग बाबा से पूछा, जिनका एक छोटा सा चाय का स्टॉल था, कि यहाँ कोई नौकरी है? बाबा कहते, पुत्र तुझे क्यों नौकरी की तलाश है? क्या हुआ? वो बहुत शफकत से बात कर रहे थे। इस उम्र में भी काम पर थे। मैंने कहा, मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया है। भाई भाभी ने घर से निकाल दिया। समझ नहीं आ रहा किधर जाऊं। वैसे मैं नर्स हूँ। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगा, जमाना बहुत जालिम है, न जाने अपने खून भी कैसे सफेद हो जाते हैं। मैंने कहा, बस क्या कह सकते हैं। वो कहने लगे कि यहाँ मैं और मेरी बीवी ही रहते हैं घर में। वो भी नेक बख्त, सारा दिन अकेले घर में रहकर उदास हो जाती है। तुम हमारे घर रह लो, इसका भी दिल लगा रहेगा। मुझ पर यकीन रखो बेटा, चाय बनाते मुझे 30 साल हो गए। मैंने कहा, बाबा मुझे यकीन है कि आप अच्छे इंसान है। घर के धक्कों से इतना तो इंसान की पहचान समझ गई हूँ, लेकिन मैं आपके घर कैसे रह सकती हूँ? आपकी औलाद को बुरा नहीं लगेगा? कहते हैं, हमारी औलाद ही नहीं है, तुम रह सकती हो। मुझे जगह चाहिए थी, इसलिए मैं इनके घर चल पड़ी। साफ सुथरा छोटा सा खुशबूदार घर था। वो मियाँ बीवी नमाजी परहेजी थे। वो दोनों नमाज की आदत मुझे भी डाल चुके थे। इनकी बीवी बहुत अच्छी थी। मैं काम करके इनको आराम देती थी। इन दोनों का गुजर बसर मुश्किल से होता था। मैंने करीब के एक अस्पताल में नर्स की नौकरी शुरू कर दी। सब मोहल्ले वालों को यही बताया कि मैं इनकी दूर की रिश्तेदार हूँ। अम्मा अब्बा के फौत होने पर यहाँ आ गई। मुझे यहाँ आए 7 माह हो गए थे। मैंने अब ऊपर से सारा सच अम्मा को बता दिया। मैं इन्हें अम्मा और बाबा कहना शुरू हो गई थी। इनकी दुख भरी कहानी थी। इतने सालों औलाद को तरसते रहे, फिर बुढ़ापे में समझौता कर लिया कि अब अकेले ही रहना है। बाबा कहते, जब तुम नहीं थी मेरी बेगम उदास और बीमार रहती थी, वो अब ठीक हो गई है। कहते, तुम हमारी बेटी हो, इतनी फर्माबरदार हो। न जाने कौन बदबख्त भाई था। एक दिन मोहल्ले वाली औरत आई, कहती, अब ये जवान है, इसकी शादी का कुछ नहीं सोचा। अम्मा कहती, मैं कैसे इसका फैसला कर सकती हूँ? यह हमारी मेहमान है। वो बोली कि भाई रहती तो तुम्हारे पास है ना, बात करने में क्या हर्ज है। अम्मा को भी इनकी बात रुस लगी। जैसे ही मैं घर आई, इन्होंने मुझसे पूछा कि अब तुम्हारी उम्र हो रही है, हम सारी जिंदगी अपने फायदे के लिए तुम्हें बिठा कर तो नहीं रख सकते हैं। मैंने कहा, मैं अभी शादी नहीं कर सकती, मैं आप लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। फिर थोड़े दिन वो खामोश रही। तनख्वाह के सारे पैसे
पैसे अब्बा के हाथ में रखती और वो दुआएं देते नहीं थकते थे। फिर वो मोहल्ले की औरत मेरे होते हुए आई और बोली, आपने शादी का नहीं सोचा? मैंने कहा, मुझे शादी नहीं करनी। अम्मा मेरी वजह से खामोश रहती। मुझे इतना समझ में आ गया था कि आज नहीं तो कल मुझे बताना ही पड़ेगा। फिर मैंने शाम को अम्मा को जो कहा, अम्मा मुझे आपको कुछ बताना है। मैंने कहा, अम्मा मुझे घर से निकाला नहीं, मैं खुद आई थी। मेरी शादी हुई और मेरे शौहर ने मुझे जाल में डालने के लिए निकाह किया और मुझे एक कमरे में लेके आया जहाँ 11 मर्द थे। वो मुझे कहने लगा कि तुम्हें अस्पताल में इंजेक्शन लगाने हैं। अम्मा मुंह खोले मेरी बात सुन रही थी। मैंने कहा, मुझे ये नहीं करना था। मैं कैसे किसी की जान ले सकती थी? मैं घर जाती, सच बताती वो मैं ख्वाजा सिरा हूँ तो वो मुझे जान से मार देते या सबको बता देते। मैं नाचना गाना भी नहीं चाहती थी। अम्मा ने मुझे गले से लगा लिया। मैं दिल खोल कर रोने लगी। कहती, अब तेरा राज राज ही रहेगा, तुम इधर ही रहोगी, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे बाबा को भी नहीं पता लगने दूंगी। मैंने तशक्कुर भरी नजरों से उन्हें देखा। इनकी नेक नियति की कायल थी। ऐसे अच्छे लोग दुनिया में कम ही होते हैं। अम्मा ने उस औरत को ही ये कहकर इनकार कर दिया कि अभी इसका भाई बाहर होता है, जब तक वो नहीं आ जाता हम इसका निकाह नहीं कर सकते। वो चुप हो गई। मेरे सर से भी बला टली। जो खौफ मेरे अंदर था वो खत्म हो गया। मेरा अल्लाह बहुत गफूर और रहीम है। उसने मुझे थाम लिया था, मुझे गिरने नहीं दिया था। अल्लाह की जमीन अभी मुझ पर तंग नहीं हुई थी। उसने मुझे अच्छे लोगों से मिलवा दिया था। मुझे खौफ नहीं था कि कभी मेरे भाई मुझे मिलेंगे, क्योंकि वो अब तक मुझ पर फातिया पढ़ चुके होंगे। इन्होंने मुझे ढूंढना छोड़ दिया होगा और यहाँ वो आ भी नहीं सकते थे। अल्लाह किसी के राज रखने पर आए तो रखता है। इस बात को अभी भी 9 साल गुजरने वाले हैं। इतना वक्त गुजर गया और पता ही नहीं चला। जिंदगी भी क्या क्या रंग दिखाती है। मैं रावलपिंडी के इस मोहल्ले में ही रहती हूँ जहाँ सभी मुझे अच्छे से जानते हैं। अम्मा और इनके शौहर का इंतकाल हो गया है। मैंने अपने वालिदैन की तरह इनका ख्याल रखा। इस बात की तो मोहल्ले वाले भी कायल थे कि तुमने बेटी होने का फर्ज अदा कर दिया। मैंने इन्हें अच्छे डॉक्टर को दिखाया। इनका दिन रात ख्याल रखती थी। अब तो मेरी शादी की उम्र भी गुजर चुकी थी। हुस्न बरकरार था। अभी भी रिश्ते आते थे, लेकिन मैं क्या करती, शादी करके खुद का तमाशा बनाती। मोहल्ले की औरतों को भी समझ आ गई थी कि इसने शादी नहीं करनी, इसलिए उन्होंने कहना छोड़ दिया था। एक दिन अस्पताल गई तो मेरी साथी नर्स ने बताया कि एक इमरजेंसी केस आया है, बहुत हालत खराब है, डॉक्टर अभी तक नहीं पहुंचे हैं। मैंने कहा कि ठीक है। मैं मरीज को देखकर पांव तले से जमीन खिसक गई। वो कोई और नहीं, मेरा भाई था। मैंने कहा, भाई? उन्होंने भी मुझे पहचान लिया। कहता, मुझे माफ कर दो, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ज्यादतियां करता रहा। मैंने बहुत बुरा किया है। हाथ जोड़ने लगे। कहते, मैं मर जाऊंगा, मुझे माफ कर दो ताकि मैं सुकून से मर सकूं। मेरी बीवी और अपनी माँ को सहारा दे देना। मैंने कहा, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैंने आपको माफ किया, लेकिन इनकी रूह परवास करेगी जैसे वो यही बोझ उठाए फिर रहे थे। मुझे समझ नहीं आई कि क्या बोलूं। इनको एहसास भी हुआ तो इस हिस्से में वो फोत हो गए थे। मैं गले भी ना लग सकी, इनसे लाड भी ना उठवा सकी। एक बड़े भाई के चाहने से फिर जिंदगी वीरान हो गई थी। नर्स हैरान थी। कहती, ये तुम्हारे भाई तुमसे माफी क्यों मांग रहे थे? मैंने झूठ बोल दिया कि इन्होंने घर से निकाल दिया था इसलिए। वो कहती, अच्छा। मेरी आंखें नम थी। पहले मैं जिन मियाँ बीवी के साथ रहती थी, इनकी मौत और मेरे भाई की मौत मुझे अंदर तक हिला दिया था। इनकी तदफीन का काम किया और फिर भाई के मोबाइल से भाभी को कॉल की। अपने भतीजे को और अम्मा को घर लेकर आई थी। अम्मा और भाभी बहुत शर्मिंदा थी। कहती है, हमें माफ कर दो, सारी उम्र तुम्हें धुतकारा है, तुम्हें बुरा भला कहा है, तुमसे घर के सारे काम करवाती थी, कभी कुछ उल्टा करने पर मारती थी, अब इतने बुरे बुरे लफ्ज कहकर तुम्हें हमेशा तकलीफ देती थी। तुम पर तुम्हारे भाई को फोकियत दी है, हमें माफ कर दो। भाभी कहती, जब तुम घर से भागी तो वो डॉक्टर आ गया था और कहा कि मेरी बीवी किधर है। हमने कहा वो घर से भाग गई तो हंगामा करने लगा कि तुम लोग भी शामिल हो। तो जब हमने कहा कि हमें खुद नहीं पता, अगर मिली तो हम उसे मार देंगे। फिर वो कहने लगा, मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट पर निकाह किया था, वो मेरा काम ना कर सकी, मैं भी उसका राज नहीं रखूंगा। वो ख्वाजा सिरा थी, हमें यकीन ना आया। इसके बाद हमारे घर के हालात बहुत बुरे हो गए थे। तुम्हारे भाई को कोई नौकरी ना मिलती, तुम्हारी अम्मा बीमार रहने लगी, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। तुम्हारा भाई भी जिंदगी की ठोकरें खाकर समझ चुका था। मैं भी जब अपने बच्चों को भूखा देखती तो मुझे अपनी गलती का बार बार एहसास होता था। हमने कितना बड़ा गुनाह कर दिया था। हम तुम्हें जगह जगह ढूंढ रहे थे ताकि तुमसे माफी मांग सके। हमारा ज़मीर हमें एक पल के लिए भी सुकून नहीं लेने दे रहा था। देखो, किस्मत ने हमें मिलवाना था। तुम्हारे भाई शहर काम करने आए और तुमसे मिल गए। हमें माफ कर दो। मैंने कहा, मैंने आपको माफ किया, आप लोग मेरे अपने हैं। अगर आप गुमराही पर थे तो अल्लाह ने आपको एहसास दिलाया, आप लोग यहाँ रह सकते हैं। आप मेरी भाभी हैं और वो मेरी माँ। मैं भला कैसे अपने खूनी रिश्तों से नाराज रह सकती हूँ। मैंने कहा, अच्छा मैं घर से भागी थी तो मुझे ये मियाँ बीवी मिल गए थे, उम्र के आखिरी हिस्से में थे। इन्होंने मुझे अपनी बेटी बना लिया था। बहुत नेक लोग थे। इन्होंने मेरा सच जाने के बाद ही इसे राज रखा था। मुझे मोहल्ले में इज्जत दिलाई, किसी के सामने मेरा राज नहीं खोला। मेरे दिल में इनकी इज्जत बहुत ज्यादा है। मैं इनके साथ रहती, इनका देखभाल करती और इनका खर्च उठाती थी। वो फोत हो गए तब से अकेली हूँ। मेरा भतीजा भी बहुत प्यारा था। अम्मा कहती, तो हीरा है, तेरे भाई को भी बातों बातों में मैंने बिगाड़ा है,
वरना वो भी तेरे जैसा होता। सही कहते हैं तेरे अब्बा कि मैं अच्छी तरबियत नहीं कर रही, मुझे बाद में पछतावा होगा। मैंने कहा अम्मा सारी पुरानी बातें भूल जाओ, ऐसा होना किस्मत में लिखा था। दुनिया कितनी गोल है, बार बार जिंदगी में मौत से होते हैं। मुझे उम्मीद ना थी कि मैं अपने घर वालों को मिल पाऊंगी, लेकिन अल्लाह ने दोबारा से मिलवा दिया था। मैं कमा रही थी, भतीजे को भी स्कूल में लगवा दिया था। वो शक्ल सूरत में सारे का सारा भाई पर गया था, लेकिन आदत उसकी मैंने वैसे ही ना होने दी थी। मैं खुद भी उसे घर में पढ़ाती थी, मैंने पढ़ा लिखा कर उसे बड़ा आदमी बनाना था। मैंने इतने झटके सहे थे कि मुझे अब लगने लगा था कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई चीज नामुमकिन नहीं, कोई काम ऐसा नहीं जिसको आप नामुमकिन कहकर रुक कर उम्मीद छोड़ दें। इस जिंदगी में हर चीज मुमकिन है। मैंने कभी ना सोचा था कि मैं ख्वाजा सिरा होंगी, लेकिन अल्लाह ने अच्छे लोगों से मिलवा दिया कि इस दुनिया में अल्लाह ने फिरौन ही पैदा नहीं किया, कुछ हदायत गुजार भी हैं जिन्होंने कुछ रिश्ते ना होते हुए भी सिर्फ इंसानियत का रिश्ता निभाया। और भी कैसे मौजज़ा करता है कि मेरे घर वाले मुझे वापस मिल गए थे। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है, उसने मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी थी। वो रहीम है, करीम है, किसी पे उसकी जान से ज्यादा बोझ नहीं डालता।